नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ में एक राजा रहा करता था। वो धन दौलत को ही सब कुछ मानता था। वो सोचा करता था, मैं चाहूँ तो किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुरुष, पुत्र, मित्र सब धन दौलत ही है। राजा धन दौलत के घमंड में डूबा हुआ था। दूसरी ओर उसकी रानी बहुत बुद्धिमान थी। उसका विचार था, धन दौलत तो तुच्छ चीज़ है। दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो बुद्धि है। बुद्धि से श्रेष्ठ कोई नहीं। एक दिन उद्यान में अपनी रानी के साथ घूमते हुए राजा ने पूछा, रानी क्या तुम बता सकती हो कि दुनिया में धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? इस प्रश्न को सुनकर रानी सोचने लगी। महाराज के मन में जो दौलत का मूल बना हुआ है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वे बोली, महाराज मैं धन दौलत से बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही तो धन दौलत आती है और बुद्धि से ही तो दुनिया में सब काम काज सुचारू रूप से चलते हैं। महाराज, मनुष्य के पास यदि बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही लुट जाती है। इसके साथ ही यदि किसी देश का राजा बुद्धिहीन हो तो वो शीघ्र ही राजपाट चौपट हो जाता है। रानी ने यह सब कहकर हमें बुद्धिहीन जताना चाहा है। ये तो हमारा सरासर अपमान है। ये सोचकर राजा क्रोधित हो जाता है और क्रोध से रानी से बोलता है, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना धन दौलत के बुद्धि के सहारे कैसे अपना जीवन चला सकती हो। हम आज ही तुम्हें वन में बने अपने महल में रहने के लिए भिजवा देते हैं। तुम्हारी सेवा के लिए केवल एक दासी ही तुम्हारे साथ उस महल में जाएगी। खर्च करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा, ना ही कोई अन्य सामान। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही वहाँ पैदा करना होगा। इसके साथ ही तुम्हारे वहाँ जाने से पहले तुम्हारे शरीर पर पहने सारे आभूषण भी उतरवा लिए जाएंगे। उस महल में तुम बिना धन दौलत के 6 महीने तक रहोगी और 6 महीने के बाद हम तुम्हारा संपर्क तब तक बिल्कुल संपर्क नहीं रहेगा। उसके पश्चात हम स्वयं तुम्हारे पास वन में बने महल में आएंगे और तब तुमसे पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी है या बुद्धि। महाराज, मैं वन वाले महल में जाने को शहर से ही तैयार हूँ। वे दोनों उसी समय महल में वापस लौट आए और रानी ने अपने आभूषण उतार कर राजा को दे दिए। कुछ देर बाद ही रानी अपनी विश्वास पात्र दासी के साथ रथ पर बैठकर वन की ओर चल पड़ी। वन में महल में पहुंचकर उसने दासी से कहा, तू कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुन कर ले आ। दासी बोली, जो आज्ञा महारानी। कुछ देर बाद ही उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर लाकर महारानी को दे दिए। रानी ने उन पत्थरों को एक संदूक में रखा और उस संदूक को बंद कर किया। इसके बाद उसने संदूक की चाबी पर अपने नाम की राजकीय मोहर छाप दी। इसके बाद दासी इस संदूक की चाबी को ज्योतिगढ़ के नगर सेठ धन्नामल को देते हुए कहा कि रानी ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई हैं और ये भी कहा है कि 6 महीने के बाद हम उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं
ब्याज के साथ वापस कर देंगी और उनके पास से अपनी ये संदूक वापस ले लेंगी। सेठ ने रानी जी से, अभी सेठ धनमाल के पास जाती हूँ, एक बात और नगर सेठ से कहना कि ये बात गुप्त ही रहनी चाहिए कि हमने उनसे ब्याज पर धन लिया है। महाराज को भी इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। दासी ने कहा, जी महारानी। ज्योतिगढ़ के नगर में धन्नामल के यहाँ दासी जाती है और रानी की बात सारी बताती है। धन्नामल को बात दासी से संदूक लेकर उसके बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि रानी को कहना कि ये बात गुप्त ही रहेगी। दासी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर रानी के पास पहुंची। तब रानी ने थैली में से कुछ मुद्राएं निकालकर दासी को देते हुए कहा, इस महल में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, तुम फिर ज्योतिगढ़ जाओ और स्वर्ण मुद्राओं के बदले खाद्य सामग्री ले आओ। जो आज्ञा रानी। दासी स्वर्ण मुद्रा लेकर पुनः ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। स्वर्ण मुद्राओं के बदले दासी ने ज्योतिगढ़ से जो खाद्य सामग्री लाई थी उसे खाकर रानी और मालावन के उस निर्जन महल में दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे उन दोनों को उस एकांत महल में रहते रहते 5 महीने बीत गए। एक दिन दासी कहने लगी, रानी जी, मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि महाराज ने आपको इस वन में क्यों भेज दिया। दासी, महाराज को अपने धन दौलत पर बड़ा घमंड है। रानी ने दासी को समझाया। उसी घमंड में चूर रहने से उन्होंने मुझे ये वनवास दिया। वे तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए मुझे 6 महीने के लिए इस एकांत महल में भेजकर उन्होंने मुझे सबक सिखाया, पर ये उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि सबक वे मुझे नहीं बल्कि सबक मैं उन्हें सिखाने वाली हूँ। मैं अपनी बात का मतलब नहीं समझी रानी। दासी ने जब पूछा तो महारानी ने सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। मैं महाराज को दिखा देना चाहती हूँ कि बुद्धि धन दौलत से बड़ी है। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। दासी ने कहा, महारानी, मैं आपका हर प्रकार से साथ दूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें कल ही पुरुष वेश धारण करके ज्योतिगढ़ के दरबार में जाकर महल से ये कहना है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। दासी ने कहा, जी महारानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। दासी को सारी योजना समझाई। दूसरे दिन ही दासी पुरुष वेश धारण करके राजा के दरबार में जा पहुँची और कहने लगी, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कल रात एक सातिर चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया। चोरी और हमारे राज में, यह तो पहली बार सुनकर महाराज चौंक गए। हमारे राज में आज तक पहले कभी कोई चोरी नहीं हुई, फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई? महाराज, लगता है कि किसी दूसरे राज्य का कोई चोर हमारे राज्य में घुस आया है। महाराज, उसने मुझे कंगाल तो बनाया ही, पर वो आपको भी नहीं बख्शने वाला। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महाराज, वो चोर मेरी खाली तिजोरी में आपके नाम का पत्र छोड़ गया। महाराज हैरानी से उस पत्र को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, राजा, मैं बड़ा ही खतरनाक चोर हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे खजाना चुराने से रोक सको तो रोक लो, और रोक करके देख लेना तुम्हारा शुभ चिंतक सातिर चोर। पत्र पढ़कर राजा के भौवें तन गई। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर आदेश दिया, खजांची, सातिर चोर ने हमें खजाना लूटने की धमकी दी, इसलिए तुम खजाने की सुरक्षा के
कड़े से कड़े प्रबंध कर दो, ताकि सातिर चोर अपने कार्य में सफल ना हो सके। और इस आदमी के घर में सातिर चोर ने चोरी की। तुम खजाने में से धन देकर इस आदमी के नुकसान की भरपाई कर दो। खजांची बोला, जो हुकुम महाराज। इधर खजांची द्वारा दिया गया धन लेकर दासी वन में पहुंची और कहने लगी, लीजिए महारानी, महाराज ने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे धन दिया है। दासी, इस धन में से थोड़ा सा धन निकाल कर बाकी संभाल कर रख दो, इसकी आवश्यकता 1 महीने के बाद पड़ेगी। दासी से थैला लेकर रानी ने थोड़ा सा धन निकालकर दासी को देते हुए कहा, इस धन से 2 घोड़े, 2 सैनिकों के पोशाक और कुछ बड़ी बोरियां ले आओ। दासी रानी द्वारा बताया सामान ले आई। इस घटना के 5 दिन के बाद रानी को दासी के साथ ज्योतिगढ़ के राजमहल में खजाने को चुराने जाना था। इसलिए उन्होंने महाराज के हस्तलिपि में खजांची के नाम एक पत्र लिखा और उसे अपने पास रख लिया। उसी रात्रि को रानी दासी के साथ वेश बदलकर खरीदे गए घोड़ों पर सवार होकर ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। दासी भी पुरुष वेश में थी। कुछ देर बाद ही वो दोनों एक घोड़े के एक विशालकाय पहाड़ी के सामने जा रुके। अपने घोड़ों को वहीं एक पेड़ से बांधकर दोनों गुप्त रास्ते से ज्योतिगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुंची जहां गुप्त रास्ता जाकर समाप्त होता। दोनों को राजमहल के रास्तों की भली बात जानकारी भी थी, इसलिए वे उस रास्ते की ओर बढ़ गईं जो रास्ता खजाने की ओर जाता था। वे दोनों खजाने का पहरा दे रहे खजांची के पास पहुंची और कहने लगी, खजांची जी, महाराज ने तुम्हारे नाम पत्र लिखा है। खजांची पत्र लेकर पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, खजांची जी, 5 दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात मुस्तैदी में खजाने की चौकीदारी कर रहे हैं। अतः हम महसूस कर पा रहे हैं कि लगातार खजाने की चौकसी करते करते आप और आपके सैनिक थक गए होंगे। इसलिए इस पत्र द्वारा हम तुम्हें ये आदेश देते हैं कि तुम अपने सैनिकों के साथ आराम करने के लिए इस समय अपने घर चले जाओ और खजाने की चौकसी का भार पत्रवाहक राम और श्याम को सौंप दी। इसके साथ ही जाते समय खजाने की चाबी राम और श्याम को देते जाना, क्योंकि कुछ देर बाद हम स्वयं खजाने का निरीक्षण करने आने वाले हैं। तुम्हारे राजा महाराज। पत्र पढ़कर खजांची खुश हो गया और कहने लगा, चलो महाराज को हमारी सुध तो आई। थकान के मारे सारा शरीर बुरी तरह टूट रहा था। अतः दोस्तों, जीवन में बुद्धि का महत्व कहीं न कहीं ज़्यादा ही होता है। जब खजांची खजाने की सुरक्षा का भार सौंप उन्होंने खजाने की चाबी सैनिकों के हाथ सौंप कर वहाँ से चला गया। खजांची और सैनिक वहाँ से जाने के बाद महारानी ने चाबी से खजाने का तो ताला खोला और तब दोनों खजाने के कक्ष में घुस गईं। पहुंचकर रानी और दासी ने अपने वस्त्रों में छिपे बड़े बड़े थैले निकाले और उनमें खजानों की दौलत भरने लगी। उसके बाद थैलों में भरे खजानों को लेकर वे दोनों कक्ष के बाहर आईं। अगले ही पल वो दोनों एक एक थैला कंधे पर लाद कर वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें पहरा दे रहे तो सैनिकों ने प्रश्न किया, ये बड़े बड़े थैले उठाकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इन थैलों में क्या है? भाइयों, अभी कुछ देर पहले खजांची ने सातिर चोर और उसके 9 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हम सातिर चोर और उसके साथियों की लाशें थैले में भरकर राजमहल से बाहर ले जा रहे हैं। क्या सातिर चोर और उसके साथी मारे गए? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तब वे दोनों
राम और श्याम बने सैनिक आगे बढ़ गए। थैलों को उठाए वे दोनों गुप्त रास्ते से महल के द्वार पर जा पहुंचे। दासी पहले सारे थैले को यहाँ इकट्ठा कर लें, तब खजाने को लेकर वन की ओर चलेंगे। दासी ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा रानी जी। कुछ देर बाद खजाने के सारे थैले गुप्त द्वार के पास इकट्ठा किए गए। रानी और दासी सारी रात घोड़ों की मदद से एक एक करके खजाने से भरे थैलों को वन के महल में पहुंचाती रहीं। अगले सुबह होने पर दो सैनिक खजाने के द्वार पहुंचे और कहने लगे, ये क्या, खजाने के दरवाजे खुले पड़े हैं। दोनों सैनिक खजाने के कक्ष में पहुंचे तो देखा सारा खजाना खाली पड़ा था। लगता है सातिर चोर अपनी चतुराई दिखा गया और उन दोनों को वहाँ एक पत्र पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर वो महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज गजब हो गया, सातिर चोर खजाना लूट ले गया। क्या महाराज भौचक्के हो? पूछने लगे महाराज, हाँ सच कह रहे हो, खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। वहाँ हमें बस ये पत्र रखा मिला महाराज, सातिर चोर आपके नाम छोड़ गया। राजा ने जल्दी जल्दी वो पत्र पढ़ा जिस पर लिखा था, महाराज हम तुम्हारा खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम कितने बड़े सातिर चोर हैं। अब तुम हमें पकड़ कर दिखाओ तो जाने तुम्हारा शुभ चिंतक सातिर चोर। पत्र पढ़ने के बाद राजा ने आदेश दिया, सैनिकों इसी समय खजांची को हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद खजांची राजा के सामने था। वो कहने लगा, क्या आदेश है महाराज? आदेश के बच्चे, पहले ये तो बता कि तेरे होते हुए खजाना लूटा तो कैसे? तो खजांची आश्चर्य में होकर के पूछा, क्या महाराज खजाना लूट गया? क्षमा करें महाराज, जब तक मैं आपके अपने सैनिकों के साथ खजाने के पहरे पर था तब तो खजाना बिल्कुल कुशल अपने स्थान पर था। हो सकता है सातिर चोर ने खजाना तब चोरी किया होगा जब मेरे स्थान पर राम और श्याम पहरा दे रहे थे। महाराज ने पूछा, ये राम और श्याम कौन हैं? महाराज आपने ही तो कल रात उन दोनों को मेरे पास भेजा था। वे दोनों आपका पत्र लेकर मेरे पास आए थे। मेरा पत्र? महाराज फिर आश्चर्य से पूछते हैं, मैंने तो किसी राम श्याम को कोई पत्र नहीं दिया। जरा हमें वो पत्र तो दिखाओ। पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह चौंक गए और कहने लगा, ये पत्र मेरी ही हस्तलिपि में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि खजाना को जिन राम श्याम ने ये पत्र दिया था वे सातिर चोर के गिरोह के आदमी थे। खजाना चोर जी, हम बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम स्वयं उसे पकड़ेंगे। सारे राज्य में खजाना लूटने की सूचना आग की तरह फैल गई। इधर वन के महल में दासी ने रानी को सूचना दी, रानी जी खजाना चोरी हो जाने से महाराज बहुत परेशान हैं। वे आज की रात नगर में घूमकर स्वयं चोर को पकड़ना चाहते हैं। रानी ने कहा, तू परेशान ना हो, तू बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाई है। आज की रात मुझे साधु का वेश धारण करके ज्योतिगढ़ जाना होगा। रानी जी आप रात को वहाँ अकेली मत जाइएगा। रानी ने से दासी कहती है, क्योंकि आज की रात महाराज स्वयं नगर में गश्त लगाएंगे। ऐसी हालत में आप वहाँ जाएंगी तो आपके पकड़े जाने का खतरा रहेगा। रानी दासी को तसल्ली देते हुए कहती है,
तुम घबराओ मत, यह तो मेरे आने वाला समय ही बताएगा कि मुझे वहाँ खतरा होगा या महाराज को होगा। रानी उस रात को साधु का वेश धारण करके ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ी। शीघ्र वो ज्योतिगढ़ जा पहुंची और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गई। इधर राजा घोड़े पर बैठकर नगर में गश्त लगा रहे थे। कुछ देर बाद गश्त लगाते हुए राजा ने जब साधु बनी रानी को देखा तो वो सातिर चोर के बारे में पूछताछ करने लगे। पूछताछ करने के लिए साधु के पास पहुँचे और कहने लगे, साधु महाराज, क्या तुमने इधर किसी अजनबी इंसान को जाते हुए देखा है? तो साधु ने जवाब दिया, मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं। लेकिन बात क्या है? आप कौन हैं और रात्रि में इस पहर नगर में क्यों घूम रहे हैं? साधु महाराज, मैं इस देश का राजा हूँ। इन दिनों हमारे राज्य में एक सातिर चोर ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। हमारा सारा खजाना लूट ले गया। हम उसी की खोज में इस समय घूम रहे हैं। तो रानी ने कहा, राजन, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। खजाना खाली हो जाने पर आप राजगाज काज किस प्रकार चलाएंगे? इसी बात को तो सोचकर हम परेशान हो रहे हैं साधु महाराज। राजा को अपनी खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रजा पर नए कर? लेकिन साधु बाबा, प्रजा तो पहले ही कई कर लगे हैं। क्या नए करों से वो परेशान न उठेगी? राजन, प्रजा के हित के लिए ये तो करना आवश्यक ही होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो शीघ्र ही तुम्हारे राज पर आक्रमण कर देगा। इससे पहले कि ऐसा हो, राजा अब प्रजा पर यह कर लगाकर खाली खजाने को भरिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी सलाह पसंद आई साधु महाराज। राजा बोले, इस विषय पर सोच विचार करके मैं कोई निर्णय लूँगा। दूसरे ही दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि प्यारे राज्यवासियों, सातिर चोर राज की खजाने को खाली कर चुका है। ये तो आप सभी जान चुके हैं। खजाने को पुनः भरने के लिए आप लोगों पर नए कर लगाने पड़ेंगे। हमें आशा है आप लोग नए करों को अदा करने में आनाकानी ना करें। हमें अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों में आक्रोश फैल जाता है। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे, महाराज नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, आपको यदि खाली खजाना भरना है तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से भरें। यह सुनकर राजा सकपकाया और सोचने लगा, प्रजा का रुख आक्रामक लग रहा है। अगर मैंने वास्तव में ही इन पर नए कर लगा दिए तो निश्चय ये लोग बगावत पर उतर आएंगे। वे परेशान सा दरबार से उठे और सोचने लगे, सातिर चोर ने ये हमें कैसे दुविधा में डाल दिया। अब हम करें तो क्या? इसी उधेड़-बुन में ना जाने कब पूरा महीना बीत गया। राजा खाली खजाने को भरने का कोई उचित समाधान नहीं सोच पाया। तभी राजा को ख्याल आया कि हमारी रानी बहुत बुद्धिमान है। हमें उसके पास जाकर उससे ये समस्या का कोई समाधान पूछना चाहिए। वे कोई न कोई उचित सलाह अवश्य देगी। राजा रथ पर बैठकर उसी समय वन के महल में पहुंच जाते हैं। राजा को देखकर रानी कहने लगी, आइए महाराज, आज 6 महीने बीत चुके हैं। क्या आप हमसे ये पूछने आए हैं कि धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? रानी, हमारे जले पर इस प्रकार नमक ना छिड़के। हम इन दिनों बहुत ही मुसीबत में हैं।
राजा ने कहा। तब महारानी ने पूछा, हमारे महाराज, हमारे खजाने को किसी शातिर चोर ने लूट लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा खाली खजाने को कैसे भरें। महाराज, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपका खाली खजाना भर दूंगी। तुम भला खाली खजाना कैसे भर पाओगे? रानी की बात सुनकर रानी उसे कक्ष में ले गई। महाराज को जिससे वे धन दौलत रखी थी वो दासी की सहायता से ज्योतिगढ़ के खजाने में लाई थी। उस दौलत को देखकर राजा कहने लगे, रानी, इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? जाइए महाराज, जाकर इस धन से अपना खाली खजाना भर लीजिए। रानी, अब तो बता दो, यह दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? महाराज, कल मैं अपनी दासी के साथ राजगढ़ आऊँगी, तभी आपको सारी बात विस्तार से पूर्वक बताऊँगी। ठीक है रानी, हम तुम्हारे ज्योतिगढ़ आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब राजा खजाने को लेकर रथ में बैठकर वहाँ से ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन रानी ज्योतिगढ़ पहुँची और कहने लगी, महाराज, मैंने जो धन कल आपको दिया था वो धन वही था जो शातिर चोर ज्योतिगढ़ के खजाने से लूटा था। राजा भौचक्का होकर पूछता है, क्या? हाँ, तो रानी जवाब देती, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तुम्हारा कहना सही है रानी, तो शातिर चोर द्वारा लूटा गया धन तुम्हारे पास कैसे आ गया? महाराज, रानी तब बताती हैं, क्योंकि शातिर चोर और कोई नहीं, मैं ही थी। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। तब रानी ने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बातें बता दी। रानी बात बताने के पश्चात कहने लगी, महाराज, 6 माह पूर्व जब आपने मुझे एक दासी के साथ वन के महल में भेजा था तो ना तो आपने मुझे कुछ धन दिया और ना ही मेरे पास कोई गहने आभूषण थे। ऐसी परिस्थिति में मैं 6 माह तक अपना और दासी का पेट कैसे भरती? सो मैंने बुद्धि से काम लिया और इन पत्थरों के संदूक पर अपनी मोहर लगाकर नगर श्रेष्ठ धनामल के पास गिरवी रखवा दिया। नगर के सेठ ने उधार लिए धन से मैंने 6 माह तक अपना और दासी का निर्वाहन किया। इसके अलावा आपका राजकीय खजाना इसलिए लूटा ताकि आप जान सकें कि मनुष्य यदि बुद्धि से काम ले तो असंभव कामों को भी सिद्ध कर सकता है। महाराज, बुद्धि के प्रयोग के कारण ही मैं कड़ी सुरक्षा के बीच में खजाने को आसानी से लूट सकी। महाराज, धन दौलत तभी आदमी का साथ देती है जब मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करे। इतना कहकर रानी चंद्रिका चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने राजा से पुनः कहा, महाराज, क्या अब भी आप मुझे वही पूछेंगे कि धन बड़ा है या दौलत या बुद्धि? ये सुनकर राजा ने लज्जा से सिर नीचे झुका लिया और कहने लगा, रानी, तुमने मुझे सबक सिखाया। सबक सिखा कर मेरी बंद आंखें खोल दी। अभी तक मैं धन दौलत को ही सब कुछ मानता था, पर अब मेरे समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज़ नहीं। आदमी के अंदर बुद्धि हो तो वो निर्धन से भी धनवान बन सकता है। राजा की बात सुनकर रानी के मुख पर संतोष की रेखाएं खिंच गईं। अब राजा को ये समझ आ चुका था कि जीवन में बुद्धि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। वे अपनी रानी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सुनते हैं एक और कहानी। 2 दोस्त होते हैं। वो दोनों सोचते हैं आज तो कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है।
वैसे भाई हमारे भाग्य में हमारा साथ दिया, ज़रा देखो तो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, फसल अच्छी हुई है, लेकिन ये फसल हमारे भाग्य की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्म का फल है। जब हम दोनों ने मिलकर इस खेत में कड़ी मेहनत की, तभी जाकर हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। दूसरा कहता, अरे नहीं भाई, ये सब तो हमारे भाग्य की वजह से है। यदि हमारे भाग्य में ये अच्छी फसल नहीं लिखी होती तो हमें कभी भी नहीं मिलती, इसलिए ही भाग्य ही बड़ा है। इस बात को लेकर दो मित्रों के बीच में बहस छिड़ जाती है। अरे क्या बात है भाई, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो उस दूसरे आदमी से वो दोनों मित्र कहते हैं, अरे देखिए ना भाई, ये मेरा मित्र राजू कहता है कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, जबकि मेरा कहना है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कर्म बड़ा है। बात तो सही है, यदि कोई वस्तु इंसान के भाग्य में ना होते हो वो उसे मिल नहीं सकती, लेकिन बिना कर्म किए भी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दोनों की बहस के बीच में तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, आप दोनों की बहस उचित है, लेकिन इसका फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप दोनों को महाराज के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर दोनों मित्र राजमहल पहुंच जाते हैं। वहाँ राजसभा में पूछते हैं, आप दोनों क्यों आए हैं? तो दोनों मित्र राजू और राम बताते हैं कि हम दोनों आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं युवक, पूछो, तुम दोनों कौन सा सवाल का जवाब जानना चाहते हो? महाराज, मेरा कहना है कि कर्म बड़ा है, लेकिन मेरे मित्र का कहना है भाग्य बड़ा है। आप बताइए महाराज कि क्या बड़ा है? बात तो सही है, यदि इंसान कर्म ना करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि भाग्य के में कोई वस्तु लिखी ना हो तो उसे ज़रूर कैसे मिलेगी। इसलिए इस विषय में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। महाराज ने कहा, तब तो क्या हुआ महाराज, आप कोई जवाब नहीं दे रहे? युवक के इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं था जितना कि आप समझ रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। तब दोनों दोस्त कहते हैं, यदि महाराज ऐसी बात है तो फिर हम दोनों 1 महीने के बाद ही आएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूँ, इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? महाराज सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। महाराज अगली सुबह होते ही राजा अपने वेश बदल कर प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। राजा चलते चलते एक नगर के पास से होकर गुजरते हैं। अरे भाई, सारा लोग सावधानी पूर्वक काम करो, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते ही सारा सामान मुझे दूसरे देश ले जाना है। शायद इस प्रकार चलते रहने से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त होगा। महाराज सोच रहे थे, मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं कि इसी सेठ के पास नौकरी कर लेता हूं, हो सकता है इससे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। राजा इतना सोचकर राजा सेठ के पास जाते हैं और सेठ से कहते हैं, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ। सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर ज़रूर रख लूँगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि मैं तुम्हें काम पर रख लूँ?
सेठ जी महाराज बोले, मेरे अंदर यही विशेषता है कि मैं जो कोई कार्य करता हूँ कोई नहीं कर सकता। वो कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में बहुत काम आऊँगा। सेठ कहता, फिर ठीक है युवक, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा। महाराज कहते हैं, मुझे मंजूर है। सेठ जी, बहुत अच्छी बात है, तुम आज ही हमारे पास काम पर लग जाओ। इतना सुनते ही राजा भी उन बोरियों को उठाने लगते हैं। युवक, तुम तो बड़े ही मेहनती लगते हो। जिन बोरियों को 2 लोग मिलकर उठा नहीं पाते, तुम उन्हें अकेले ही उठाकर ले जा रहे हो। सेठ कहता है, बहुत बढ़िया। राजा को काम करते करते लगभग शाम होने वाली थी। सेठ कहता है, अरे रुको जाओ युवक, क्या सारा कार्य आज ही कर लोगे? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजा बोलते हैं, सेठ जी मेरा नाम विक्रम है। अच्छा ठीक है विक्रम, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय पर आ जाना। ठीक है महाराज सेठ जी। वैसे यहाँ तो कर्म ही पड़ा, क्योंकि जब मैंने कर्म किया तभी जाकर मुझे पैसे मिले, लेकिन इससे मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं हुई। ये सारी बातें राजा सोचते सोचते एक ढाबे के पास से गुजरते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर राजा उस ढाबे से उन 5 सिक्कों में से एक खाने की थाली खरीदता है। और मेहनत करने के बाद तो भूख भी कितनी ज़ोर की लगी होती है। चलो मैं जल्दी से खाना खा कर कहीं रुकने का इंतज़ाम करता हूँ। तो एक बूढ़ा बोला, अरे बेटा ज़रा मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बूढ़े बाबा? राजा ने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो राजा ने कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप ये सारा खाना खा लीजिए। इतना बोलकर राजा उस खाने की थाली उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। वो बूढ़ा बोला, बेटा वाह, तुम तो वाकई में कितने महान हो, तुमने इस खाने को खुद ना खाकर मुझे खिला दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। व्यक्ति उस खाने को लेकर वहाँ से जाता है कि वैसे ही उस खाने को मैंने अपनी मेहनत के पैसे से ख़रीदा था। राजा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो खाना मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। ये हिसाब से तो बड़ा भाग्य बड़ा हुआ। राजा जल्दी से सारा अनाज की बोरी लाओ। सेठ कहता है, मुझे जल्दी ही निकलना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरी बाईं आँख फड़क रही है। सेठ जी, यदि आपकी बाईं आँख फड़क रही है तो आज विदेश यात्रा शुभ नहीं है। राजा ने कहा, मेरा मानो तो आपको कल निकालना चाहिए। सेठ ने कहा, अरे नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक मिथ है। कुछ नहीं, ये सारा अनाज मुझे आज ही पहुंचाना है। राजा ने कहा, सेठ जी यदि आपकी यही जिद है तो मैं आपके साथ चल दूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है विक्रम, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर विक्रम भी जहाज़ पर चला जाता है। जहाज़ चलते चलते समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। अरे ये क्या हो, अचानक से ये काले बादल कहाँ से आ गए? सेठ जी, मुझे लगता है कि आज काफ़ी ज़ोर की तूफ़ान आने वाला है। सेठ ने कहा, अरे विक्रम, शुभ शुभ बोलो, यदि तूफ़ान आ गया तो हमारा क्या होगा? सेठ इतना कह ही रहा था तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी और साथ ही समुद्र में ज़ोर ज़ोर की लहरें उठने लगी। जहाज़ पर सवार लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने लगे। विक्रम, तुमने ठीक ही कहा था। सेठ ने कहा कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज तो मुझे मेरी सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तुम मेरी जान बचा लो। विक्रम, सेठ जी आप चिंता ना कीजिए, आप इस लकड़ी के एक सिरे को पकड़ लीजिए और यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक उपाय है। सेठ तुरंत ही उस लकड़ी के दूसरे सिरे को पकड़कर
समुद्र में कूद जाता है। राजा सोचते अरे सेठ जी तो बेहोश हो गए। राजा और सेठ दोनों बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान मैं कितना थक गया हूँ, ये कहकर राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक मगर आ जाता है और सेठ की टांग पकड़ समुद्र की ओर खींच ले जाता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आंखें खुली तो देखा कि वो सेठ वहाँ नहीं है। अरे सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर थे, इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ पर मगरमच्छ सेठ को खींच कर ले गया था। अरे ये पैर के निशान तो एक मगरमच्छ के हैं। राजा सोच रहा था कि इसका मतलब सेठ जी को एक मगरमच्छ खींच ले गया। हे प्रभु, मैंने सेठ जी की जान अपने प्रयास से तो बचा ली थी, लेकिन सेठ जी के भाग्य में जीवन नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी की रक्षा नहीं कर पाया। ये बात राजा सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा शोक प्रकट कर रहे थे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं नज़र आ रहा। चलो सीधे ही चलता हूँ, राजा सोच रहे थे, हो सकता कोई नगर में मिल जाए। राजा वहाँ से निकल पड़ते हैं। राजा चलते चलते एक राज में पहुँचते हैं जहाँ की राजकुमारी ये जीत थी कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ विक्रमादित्य से ही करेगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेगी। अरे भाई ये राज कौन सा है? विक्रम पूछता है। भैया ये मंगोलिया राज्य है, लेकिन आप कौन हो भाई? तब राजा बोला, अरे भाई मैं धरा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम विक्रमादित्य हो? ये कैसा मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा, मैं। राजा ने जवाब दिया, हाँ मैं भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के बहुत से किस्से सुने। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। उस व्यक्ति की बात सुनकर विक्रम अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताते हैं और कहानी सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है। महाराज, हमारे राज्य की राजकुमारी ने यह प्रण लिया है कि वो अपना विवाह सिर्फ आपके साथ ही करेंगे, अन्यथा पूरा जीवन कुंवारी ही रहेंगे। चलिए महाराज, हमारे साथ महल को चलिए। ठीक? महाराज बोले, ठीक है भाई, मुझे आपकी राजकुमारी के महल में ले चलो। वो युवक जल्दी ही राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले जाता है। महाराज, हम तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। मेरी बेटी ने आपसे विवाह करने का प्रण लिया है। वहाँ के महाराज बोले, लेकिन शर्म के मारे मैं आपसे कभी मिलने नहीं आ सका, क्योंकि आपकी और मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है। तब विक्रमादित्य ने बोला, महाराज नहीं महाराज, इस प्रकार की बात बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। महाराज, यदि राजकुमारी का प्रण मुझसे विवाह करना है तो मैं राजकुमारी के साथ विवाह अवश्य करूँगा। फिर राजा विक्रमादित्य का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। विक्रमादित्य बोले, अच्छा महाराज, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। फिर वो दोनों पति पत्नी पैदल ही अपने राज्य के लिए निकल पड़े। दोनों चलते चलते जंगल से होकर गुजर ही रहे थे तो उनकी पत्नी बोली, अरे स्वामी, ये रोने की आवाज़ किसकी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, हमें चल कर देखना चाहिए। महाराज ने कहा, हाँ प्रिया, ये आवाज़ तो इसी तरफ से आ रही है, चलो चल कर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उसी दिशा में बढ़ते हुए चले जाते हैं जिधर से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। राजा चलते चलते अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठकर रो रही थी। अरे क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही है? राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम गुड़िया है, मैं यहाँ पास के गांव के एक झोपड़ी में रहती हूँ। महाराज ने कहा, अरे बेटी गुड़िया, अब हम लोग काम पर जा रहे हैं, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना।
खेलना, बाहर मत जाना, ठीक है माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उसके माता पिता काम पर चले जाते हैं। अरे वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है। जरा देखो तो, उन प्यारी तितलियों को कितना आकर्षण लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाहर चलकर खेलती हूँ, फिर अंदर आ जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आती है और उसे वहीं घास पर लिटा देती है और खुद तितलियों के साथ खेलने लग जाती है। गुड़िया सोचती ये तितलियाँ तो कितनी प्यारी हैं। वो इतना कह ही रही थी कि तभी एक गिद्धनी उसके भाई को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाती है। अरे दोस्त, तू मेरे भाई को कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दे मेरा भाई बेचारा। बेचारी गुड़िया उस गिद्धनी के पीछा करती हुई काफ़ी दूर तक चली जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? ये बात गुड़िया सोच ही रही थी कि मेरे भाई को दुष्ट गिद्धनी उठा ले गई। अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता। मैं यहीं बैठी रहूंगी। तब से मैं यहीं बैठी हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई की कोई खबर नहीं मिल पाई। महाराज कहते, तुम शांत हो जाओ बेटी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। अरे प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। इतना कहकर राजा उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। राजा चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। अरे महाराज, आप मेरी सहायता करो, बदले में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। गिद्धनी ने, ये किसकी आवाज़ है? जबकि आसपास तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। महाराज ने सोचा तो उसने कहा, नीचे देखिए, नीचे मैं एक चूहा हूँ। अरे चूहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा बोले। चूहे ने कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल नहीं पाता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते करते थक गया, लेकिन चढ़ नहीं पाया। यदि आप मेरे लिए इस पेड़ के कुछ फल तोड़ देंगे तो मैं आपको उस गिद्धनी के सारे राज बता दूंगा। राजा ने जैसे ही चूहे के मुख से उस गिद्धनी का नाम सुना तो वो चौंक जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है चूहा, मैं तुम्हारे लिए फल अवश्य तोड़ दूंगा। इतना बोलकर राजा उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर चूहे को देते हैं और पूछते हैं, अब बताओ चूहे, वो गिद्धनी कहाँ है? महाराज, वो गिद्धनी नहीं बल्कि एक आदमखोर डायन है, जो मनुष्यों का शिकार कर उन्हें उबाल कर खा जाती है। उससे साधारण इंसान जीत नहीं सकता। महाराज ने पूछा, चूहा, यदि तुम उस डायन के बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो फिर ये भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे हो सकता है। चूहे ने कहा, हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि उसका अंत कैसे होगा। तो फिर बताओ मुझे, उसका अंत कैसे होगा? चूहे ने कहा, महाराज, उसका अंत करना इतना आसान नहीं। आपसे पहले एक और राजा ने उस डायन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। उस डायन ने उस राजा को भी मार कर खा लिया। महाराज ने कहा, चूहा, तुम मेरे प्राणों की चिंता ना करो, बस तुम मुझे उस डायन को मारने का उपाय बताओ। चूहे ने कहा, तो फिर ठीक है महाराज, सुनो। आपको चिल्का नदी से उस चमत्कारी पत्थर को ढूंढ कर लाना होगा। यदि आप उस पत्थर को ढूंढ कर ले आए तो ये समझो कि उस डायन की मौत निश्चित है। महाराज ने कहा, ठीक है चूहा, मैं तैयार हूँ, चलो मुझे उस नदी के पास ले चलो। चूहे ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, बस मैं आपको वहाँ का रास्ता ही बता सकता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है चूहे, तुम मुझे वहाँ का रास्ता ही बता दो। चूहे ने कहा, आप यहाँ से सीधे चले जाओ, पहाड़ी के उस तरफ वो नदी है। इतना सुनकर महाराज उस पत्थर की तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है यही वो चिल्का नदी है। महाराज पहुँचने के बाद ये सोचते हैं और
कहते हैं चलो जल्दी से नदी के अंदर चलता हूँ। राजा पानी में काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे। आखिर कहाँ हो सकता वो चमत्कारी पत्थर। राजा को एक गुफा दिखाई पड़ती है। वो सोचते हैं कहीं ये चमत्कारी पत्थर इस गुफा में तो नहीं है। इतना बोलकर राजा उस गुफा के भीतर घुस जाता है। राजा गुफा के भीतर अपने सेठ को देखता है जो कि जीवित अवस्था में है और एक पिंजरे में कैद है, और कहता अरे मगरमच्छ मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझे मार कर क्या मिल जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए रोज़ रोज़ नए नए शिकार लेकर आऊँगा। मेरा विश्वास करो। अरे सेठ तुझे क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें जाने दूँगा। तेरी हड्डियाँ तो चबा चबा कर खाऊँगा। बस 2 दिन की बात है, जब हमारी महारानी आ जाएंगी तब मैं तुम्हारे हड्डियों को खूब चबा चबा कर खाऊँगा। तब तक के लिए चुपचाप पिंजरे के अंदर बंद रहो। सेठ ने कहा। मगरमच्छ ने उस सेठ से कहा मेरे रहते हुए तू सेठ कैसे यहाँ से जा सकता है। पिंजरे के अंदर चुपचाप बंद रहो। सेठ ने कहा अरे यहाँ तुम हमारे राजा फिर सेठ को देख लेता है और कहता है ये तो हमारे सेठ हैं। और सेठ भी विक्रम को देख कर लेता है और बोलता है कैसे आए। तो राजा बोलते हैं आप चुपचाप मगरमच्छ की बातें सुनते रहिए, तभी मैं उसकी नज़र से चुरा कर आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसकी नज़र के पास रखी एक चमकदार वस्तु पर राजा की नज़र पड़ती है और वो सोचता अरे क्या ये वही पत्थर है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। तब सेठ कहता हाँ हाँ ज़रूर यही वही पत्थर है। सावधान होकर दुष्ट मगरमच्छ ने कहा मेरे रहते हुए तू सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज ने कहा तो सेठ मगरमच्छ कहता अरे तू कौन है जो सेठ को बचाने के लिए आ गया। राजा ने कहा मैं विक्रमादित्य हूँ। ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मैंने इसे पहले कभी कहीं देखा है। अच्छा तो फिर और भी अच्छी बात है, एक शिकार और सही। इतना कहकर मगरमच्छ राजा की तरफ हमले के लिए बढ़ता है। तभी राजा अपनी तलवार से मगरमच्छ को मौत की नींद सुला देता है। और सेठ जी ये क्या पिंजरा है, इसका तो कोई भी दरवाज़ा ही नहीं। महाराज ये एक जादुई पिंजरा है, इसकी चाबी वो चमत्कारी पत्थर में है। यदि तुम उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श करोगे तो ये पिंजरा गायब हो जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजा उस पत्थर को उठाकर पिंजरे से स्पर्श कराते हैं। पत्थर के छूते ही वो पिंजरा गायब हो जाता है और महाराज कहते हैं चलो सेठ जी जल्दी से इस नदी के बाहर चलो। फिर वो दोनों नदी से जल्दी बाहर आ जाते हैं और महाराज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ महाराज का धन्यवाद करता है तो महाराज कहते हैं ये मेरा कर्तव्य था। वैसे महाराज मेरे हृदय में ऐसा क्यों कहता है कि मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, जबकि सत्य यह है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब सेठ जी से महाराज कहते हैं मैं विक्रमादित्य हूँ जिसने आपके घर में नौकरी की थी। फिर राजा अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाते हैं। सेठ कहता है महाराज मेरा धन्यवाद जो आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। महाराज ने कहा अच्छा सेठ जी अब मैं चलता हूँ,
अभी मुझे और भी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। इतना कहकर वो राजा वापस चूहे से मिलने के लिए चल पड़ता है और सेठ वहाँ से अपने राज्य की ओर चला जाता है। शायद सेठ का जीवन अभी बाकी था, इसलिए वो मौत के मुंह से बचकर बाहर आ गया, क्योंकि उसके भाग्य में भी और मौत नहीं लिखी थी। और यदि मैं कर्म करके यहाँ तक नहीं आता तो शायद सेठ को बचाना संभव ही नहीं था। चूहा, मैं उस चमत्कारी पत्थर को ले आया हूँ। अब महाराज कहते हैं, बताओ मुझे इस पत्थर का क्या करना है। चूहे ने कहा, इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर इसे अपनी ताकत बना लीजिए। इससे एक ही बार में वो दुष्ट डायन परलोक को चली जाएगी। इतना सुनते ही राजा ने उस पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराया तो वो चमकीला पत्थर उसी तलवार के अंदर समा जाता है। अब चूहा, तुम मुझे उस डायन का पता बताओ, वो डायन तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। चूहे ने कहा, महाराज, आप यहाँ से सीधे दक्षिण की दिशा की ओर चले जाइए। जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनी है, उस झोपड़ी में वो डायन रहती है। इतना सुनकर राजा वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते जल्दी उस डायन की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। जरूर वो सोचते हैं कि ये झोपड़ी उस डायन की होगी। चले इसके अंदर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। इतना बोलकर राजा तुरंत ही झोपड़ी के भीतर जाकर देखते हैं तो वो बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। राजा ने कहा, ओहो, इस दुष्ट ने तो बच्चे तो रो रो कर मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। डायन, बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर तेरे रोने के लिए बचे ही नहीं। अरे, कढ़ाई में तो मैंने मसाले डालना ही भूल गई। डायन जब मसाला लेकर कहती है कि मैं अभी मसाला लेने जा रही हूँ, लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो डायन वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है डायन देर में आएगी। राजा सोचने लगे, मैं बच्चे को उठाकर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आकर इस डायन से निपट लूँगा। इतना बोलकर राजा जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो डायन आ जाती है और कहती है, अरे दुष्ट, तुझे क्या लगा तू मेरे ना रहने पर मेरे शिकार को चुरा कर ले जा सकता है? तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। राजा ने कहा, अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है मेरे रहते तू इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ये तेरी भूल है, उसका भी फैसला हो जाएगा। पहले मेरे वार से बच। अरे, तूने ये कैसे किया? तू तो मेरे वार से बच गया। डायन सोचती है, महाराज ने सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप महाराज ने डायन को एक ही वार में समाप्त कर दिया और उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता के पास पहुंच गए। माता पिता ने महाराज का धन्यवाद किया और कहा, आप मेरे बेटे को नहीं बचाते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। महाराज ने कहा, अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना बोलकर राजा अपने पत्नी के साथ महल की ओर निकल पड़ते हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ भी कर्म ही बड़ा है। यदि मैं उस बालक को बचाने के लिए नहीं जाता तो शायद वो बालक भी लौटकर अपने माता पिता के पास नहीं आ पाता और ना ही वो सेठ का जीवन बचा पाता। राजा सोचते सोचते अपने महल पर पहुंच गए और आज 1 महीना पूरा भी हो चुका है। क्या आप दोनों दोस्त आ चुके हैं? और महाराज से पूछते, हमारे सवालों का जवाब मिला? तो महाराज बोले, हाँ युवक, तुम दोनों का प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तुम दोनों मित्र ने पूछा, महाराज बताइए, हमारा कर्म बड़ा है या हमारा धर्म? हमारा भाग्य बड़ा है। फिर महाराज क्या बड़ा है? ये निर्णय करना महाराज के लिए थोड़ा कठिन था।
उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य में से कौन बड़ा है, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं और सदा एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। यदि मनुष्य कर्म करे तो फल नहीं मिलता, कर्म नहीं करेगा तो फल की आशा ही क्या, और कर्म करे तो उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए कर्म के बिना भाग्य कुछ भी नहीं। आज हमें जो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों का ही फल है। ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के ही पूरक हैं, लेकिन कर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, भोजन खाना है तो पकाना भी पड़ेगा और भोजन को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए कर्म बड़ा है। कहते हैं कर्म अगर नहीं करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देता, और कर्म करते रहोगे तो भाग्य भी आपके साथ रहेगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।